हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर वापस से आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे थे और उसमें हम शिल्डिंग और डीशिल्डिंग के एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ हमने ये बात करी थी कि एसिटिलीन, कौन सा एसिटिलीन का जो एग्जांपल था उसके दो केस बताए थे। या तो वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर उपस्थित हो सकता है और अगर राइट एंगल पर उपस्थित हुआ तो फिर वहां पर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती थी, बोलो डीशिल्डिंग की कंडीशन देखने को मिलती थी। और अगर पैरेलल उपस्थित हुआ, उसके समानांतर उपस्थित हुआ तो वहां शिल्डिंग का केस देखने को मिलता था। ये हम बात कर चुके थे। क्लियर? आ जाए थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि थर्ड एग्जांपल कौन सा लेने वाले हैं। तो अब हम एग्जांपल नंबर थर्ड पर आएंगे तो हम यहां पर बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। क्लियर? इसकी हम बात करेंगे यहां पर। क्लियर? अब देखो हम यहां पर जो बात करेंगे ना वो रिंग करंट की बात करेंगे। कौन सी की बात करेंगे? रिंग करंट। रिंग करंट इन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। रिंग करंट की बात कर रहे हैं। वलय धारा, ये नया टॉपिक है भाई, मैं नया इसी साल पढ़ा रहा हूं, पहले कभी नहीं पढ़ाया है। क्लियर? ध्यान रखना। देखो रिंग करंट इन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या सिचुएशन है आपके पास, समझो, आराम से समझ में आएगा, बिना जाके समझते रहो। क्लियर? देखो क्या कंडीशन है, ये मैंने कहा ये हमारा प्रोटॉन है, न्यूक्लियाई जिसे आप कहते हैं। आ रही बात है समझ में? ये कंडीशन है आपके पास। एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बोलो? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता है। ठीक, अब देखो क्या सिचुएशन है, समझना भाई बात को। ये कोई प्रोटॉन है यहाँ पर, ये कौन है? ये कोई प्रोटॉन है और यहाँ पर भी कोई प्रोटॉन है। क्लियर हो गई बात? रहेंगे ना बेंजीन की, जानते हो ना आप, 6 प्रोटॉन होते हैं ना 6 कार्बन पर। क्लियर? अब देखो क्या समझदारी है, समझो बात को। ये आप हमेशा ऐसे कर दो। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आ रही है। अब आप जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो ना, वो कहाँ लगा रहे हो? ऊपर की ओर। ये हो गया आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब देखो क्या सिचुएशन है, यहां पर ये प्रोटॉन देखो आप बोर्ड पर, ये ऊपर की ओर है और इस वाले प्रोटॉन के लिए ये जो इंड्यूस, ये क्या है भाई? ये है इंड्यूस्ड रिंग करंट। कौन सी रिंग करंट है भाई? इंड्यूस्ड रिंग करंट है। आई बात समझ में? कौन सी है? इंड्यूस्ड रिंग करंट होती है ये। क्लियर हो रही है बात है? इंड्यूस्ड रिंग करंट को हम एक रिंग और इसको कहते हैं डाया मैग्नेटिक रिंग करंट। डाया मैग्नेटिक रिंग करंट। और ये किसके कारण है? यह है ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन के कारण ये करंट सप्लाई होती है। देखो बात वही है, मैग्नेटिक फील्ड का हो या रिंग करंट का हो, एलिफेटिक में हम मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड में हम रिंग करंट के नाम से जानते हैं। बस इतना सा फर्क है, इतना सा ध्यान रख लेना। क्लियर? अब देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है और ये जो केंद्र में प्रोटॉन है इसके लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे की ओर है। क्लियर हो रही है बात? इसके लिए कहाँ है? नीचे की ओर है। तो क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो सेंटर वाला प्रोटॉन है, सेंटर प्रोटॉन, ये देखो सेंटर प्रोटॉन के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और H0, सेंटर प्रोटॉन के लिए H0 एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हो रही है बात है? किसमें है? अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित है। क्लियर हो गई बात? तो सेंटर प्रोटॉन के लिए देखो ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। और अभी ये मैंने बताया जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो फिर हमें क्या देखने को मिलती है? शिल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये कैसे प्रोटॉन हो गए? ये शिल्डेड प्रोटॉन है। कैसे प्रोटॉन है? शिल्डेड प्रोटॉन है। क्लियर? शिल्डेड प्रोटॉन है मतलब डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? जबकि यहाँ आओ, ये कॉर्नर प्रोटॉन है। कौन से है? कॉर्नर प्रोटॉन।
प्रोटॉन के लिए देखो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है और H नॉट भी ऊपर की ओर है, तो कॉर्नर प्रोटॉन के लिए H नॉट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर यहां पर इन प्रोटॉन की क्या होगी, डी शिल्डिंग होगी। बोलो क्या होगी, प्रोटॉन की डी शिल्डिंग होगी, और अगर प्रोटॉन की डी शिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। तो ध्यान रखना एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन सी करंट फ्लो होती है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट फ्लो होती है। क्लियर हो गई बात। एरोमेटिक कंपाउंड में डायामैग्नेटिक रिंग करंट फ्लो होती है, किसके कारण, ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर, ये आई बात समझ में। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेंजीन का। किसका एग्जांपल ले रहा हूं, बेंजीन का। बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है भाई, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यही बात समझे, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर। अब देखो कैसे बनाते हैं आप बेंजीन को, बोर्ड पर देखना। ये बेंजीन ऐसे ही बनाते हो ना भाई, अरे बोलो आता है ना भाई बेंजीन बनाना, हाँ हमें सब आता है। देखो ये कंडीशन है आपके पास बेंजीन की। बोलो आ रही बात समझ में, कंडीशन क्लियर हो रही है। और ये बीच में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। अब देखो क्या सिचुएशन है, कैसे होगा उस बात को समझो। ये ऐसे है, ये कंडीशन है। ऑलवेज कहां रखोगे, नीचे रखोगे। क्लियर। ये देखो क्या कंडीशन है। अब क्या हो रहा है समझो बहुत को, ये H नोट आप लगा रहे हो ऊपर की ओर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब देखो ये प्रोटॉन है आपके पास। क्लियर। तो प्रोटॉन के पास, इस प्रोटॉन, ये जो टर्मिनल वाले प्रोटॉन है, जो किनारे वाले प्रोटॉन है, क्लियर, ये जो किनारे वाले प्रोटॉन है, ये ऐसा, अब देखो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लग सकता है कि सर ये तो थोड़ा थोड़ा तो ये देखो यहां से अपोजिट है, और फिर यहां तो चलो मान लेंगे कि इन प्रोटॉनों के लिए तो हम मान लेंगे कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इन प्रोटॉनों के लिए हम थोड़ा कंफ्यूजन में हैं। इन दोनों प्रोटॉनों को लेकर हम थोड़ा कंफ्यूजन में हैं कि यहां पर इनकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी। ये कौन सा है आपका, ये है इंड्यूस्ड रिंग करंट, जिसको आप क्या कहते हो, डाया मैग्नेटिक रिंग करंट। क्लियर। किसके कारण है ये, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर। ये देखो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलेशन बता रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। अब देखो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये जो प्रोटॉन है ना बाकी के, इनको तो हम मान लेंगे कि यहां तो ये भी ऊपर की ओर है और ये भी ऊपर की ओर है, यानी कि इन प्रोटॉनों को तो हम बड़ी आसानी से पहचान पा रहे हैं कि इनमें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो फिर ये तो क्या होंगे, डी शिल्डेड होंगे। लेकिन हमारे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये जो प्रोटॉन है यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि सर इन दोनों के पास तो ये देखो भले ही थोड़ा दूर है, थोड़ा अपोजिट आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन बच्चों एक बात बताऊं, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप थोड़ी देर यहां देखो, मेरे पास देखो बोर्ड पर, इधर देखना, इधर देखो, आप तो अभी अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी आपके पास कि मैं क्या कंडीशन बनाने जा रहा हूं, वो चीजें समझना आप। क्लियर। अब देखना ये है, अब एक प्रोटॉन ऐसे है, देखना एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। अब देखो चार प्रोटॉन तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब एक प्रोटॉन इधर रहेगा और एक प्रोटॉन उधर अंदर की साइड रहेगा। क्लियर। एक प्रोटॉन इधर रहेगा, जैसे एक प्रोटॉन ये है यहां रहेगा, और एक प्रोटॉन उधर अंदर की साइड रहेगा। क्लियर। अब देखो ये यहां से चली,
क्लियर, ये देखो अब ये प्रोटॉन है, इन पे तो डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्लियर, अब ये जो प्रोटॉन है ना, ये इधर है और वो उधर है, तो उनमें भी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। तो बोर्ड पर तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सर इन दोनों प्रोटॉनों के लिए तो हमें तो यहाँ थोड़ा थोड़ा विपरीत दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो प्रोटॉन है ना, ये एक ऐसे रहता है और एक अंदर की ओर रहता है। क्लियर, तो सारे के सारे प्रोटॉनों के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्लियर हो गई बात, तो ध्यान रखना भाई, यानी कि ये जितने भी प्रोटॉन हैं, इन सभी प्रोटॉन के लिए, क्लियर, क्या सभी प्रोटॉन के लिए, बोलो क्या लिखेंगे कि सभी प्रोटॉन के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और H नॉट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो सभी प्रोटॉन के लिए H नॉट एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। और अगर डायरेक्शन सेम रहेगी तो फिर वहां पर प्रोटॉन की क्या होगी, डीशिल्डिंग होगी। बोलो क्या होगी, प्रोटॉन की डीशिल्डिंग होती है, मतलब डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ करके मित्रों कितना हो जाएगा, 6.8 से 7.8 ppm हो जाता है। तो ध्यान रखना, बेंजीन में प्रोटॉन कैसे होते हैं, डीशिल्डेड होते हैं। कैसे प्रोटॉन होते हैं, डीशिल्डेड प्रोटॉन होते हैं। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान में रखना भाई आप सभी। तो ये बेंजीन का केस था। क्लियर, कि बेंजीन में रिंग पर उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होते हैं, वो सभी प्रोटॉनों के लिए इंड्यूस्ड रिंग करंट यानी डायामैग्नेटिक रिंग करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक समान होती है। अतः वहां पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो वह प्रोटॉन डीप्रोटेक्ट हो जाएंगे और वहां पर डीशिल्डिंग देखने को मिलेगी। तो बेंजीन में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डीशिल्डेड होते हैं। क्लियर हो गई बात, और डेल्टा बढ़ेगा, कितना हो जाता है, 6.8 से 7.8 ppm तक डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये तो था आपका बेंजीन का एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। क्लियर, अब देखो मैं यहां पर एक कंडीशन और बता देता हूं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, तो ये भी पूछ लिया जाए मान लो कभी कभार, देखना आप। अब मैं बात करूंगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, है ना बात, समझना आप। तो ये देखो, अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। क्लियर, वहां क्या होता है समझो बात को, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है उस चीज को समझना। ये न्यूक्लियाई या प्रोटॉन है आपके पास। क्लियर हो रही है बात, चीजों को समझते जाना, बड़ी आसान तरीके से भी चीजें समझ में आ जाएगी आपके लिए। क्लियर हो रही है ना, देखो कैसे, ये यहां पर प्रोटॉन है। क्लियर, देखो यहां क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन, अब यहां ये डायरेक्शन लेनी है आपको, ऐसे वहां उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन लेनी है आपको, सॉरी उसकी जस्ट उल्टी डायरेक्शन कर देनी है ना। ये देखो, अब देखो मैं H नोट लगा रहा हूं ये ऊपर की ओर। क्लियर, तो जो सेंटर वाले हैं, देखो सेंटर वालों के लिए ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर इसको क्या नाम देते हैं, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट कहा जाता है। क्लियर, किसके लिए होता है ये, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अब देखो जो सेंटर वाला है, जो सेंटर वाला है, सेंटर प्रोटॉन के लिए, देखो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की ओर है और H नॉट भी ऊपर की ओर है। इसके लिए ये ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, तो H नॉट और इंड्यूस्ड रिंग करंट या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। बोलो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी, डीशिल्डिंग। बोलो क्या होगी,
डीशिल्डिंग होगी, डीशिल्डिंग होगी तो डेल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। जबकि यहां देखो ये कौन से हैं, कॉर्नर प्रोटॉन है, तो कॉर्नर प्रोटॉन के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है। ये देखो आ रही है ना बात समझ में, ये नीचे की ओर है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नीचे की ओर, और H नॉट का है ऊपर की ओर। तो यहां क्या लिखोगे कि H नॉट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनकी क्या होगी, शिल्डिंग होगी, डेल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसका केस है, एरोमेटिक कंपाउंड का केस है, उसका जस्ट उल्टा एरोमेटिक से। क्लियर हो गई बात, ध्यान में रखना, इस चीज को आप नोट कर लो। क्लियर, ले लो एक स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब देखो मैं एक कंडीशन और बताता हूं आपको, वो भी आप समझना। मैं कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि आपके सिलेबस में है भाई। ठीक है, मैंने इस साल बहुत ज्यादा मैटर आपके लिए जोड़ दिया समझाने के लिए। क्लियर, ताकि चीजें आसान हो जाए, ये बात आप ध्यान में रखना। क्लियर हो रही है बातें। अब देखो मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड का केस बताता हूं, वहां समझना आप क्या होता है, चीजें समझ में आएगी। बस केवल बोर्ड पर ध्यान देते रहो, अपने आप चीजें समझ में आती हुई चली जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं अगला एग्जाम्पल, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, जिसमें मैं एग्जाम्पल ले लूंगा किसका, एल्डिहाइड का। किसका, एल्डिहाइड का। क्लियर। देखो सिचुएशन सिंपल सी बात है भाई, जैसे अपन ऑफलाइन पढ़ते हैं वही तो चल रहा है, वही मैं बोर्ड पर बता रहा हूं, वही लिखा रहा हूं, सब कुछ सेम, बल्कि यहां मैं और ज्यादा बताता हूं। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये वीडियो सभी के पास जाती है, तो मेरे को भी लगना चाहिए ना कि सर क्या पढ़ाते हैं यार। क्लियर हो गई बात, इसलिए मैं ज्यादा बताता हूं। क्लियर, इस बात को आप नोट करना। मेरे पिछले साल की कॉपी उठा के देखना और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को और ये सारे वीडियो को मिलाना, आप कहोगे सर क्या बात थी, इस साल तो मजा आ गया। क्लियर, देखो मिला के देखना भले से पिछले साल की कॉपियों को और इस बार को, यहां समझाने का तरीका ही चेंज कर दिया मैंने। क्लियर, ताकि चीजें समझ में आ जाए तुरंत। थ्योरी बदल दी मैंने, तो आप थ्योरी इसी से नोट करना, जो मैं बोर्ड पर लिखता जा रहा हूं ना, आप पहले वीडियो को देखते रहो, फिर बीच में उसको रोको, क्योंकि मैं टाइम देता हूं आपको, वहां रोको, कॉपी में नोट कर लो सारी चीजें। क्लियर, आ जाओ। देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। मैंने एल्डिहाइड ले लिया। क्लियर, क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। ये क्या है आपके पास, पाई इलेक्ट्रॉन से। बोलो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन से। बोलो है कि नहीं है ना भैया पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये सर्कुलेट करेंगे, क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे ये। ठीक है, तो कैसे करते हैं भैया ये सर्कुलेट, कि सर बताओ ना। ये लो, ये नीचे से निकालना है ना, जैसे अपन निकालते थे। ये कंडीशन हो गई। क्लियर, ये देखो अब क्या हो रहा है, ये H नोट लगा रहे हैं ऊपर की ओर। H नोट क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, अब देखो ये प्रोटॉन, तो इस प्रोटॉन के पास आते आते ये देखो ऐसे हो गई डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे ऊपर हो गई, और ये भी कहां है, ऊपर की ओर है। क्लियर हो रही है बात, डायरेक्शन कहां है, ऊपर की ओर है। आई बात समझ में। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि कॉर्नर प्रोटॉन के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपका, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, किसके कारण, पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण। क्लियर, ध्यान रखना। तो कॉर्नर प्रोटॉन के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रोटॉन के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड H नोट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम क्या, नीचे से ऊपर, डायरेक्शन क्या है, सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है,
तो वहां पर प्रोटॉन की क्या होगी, डीसिल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन की क्या होगी, डीसिल्डिंग होगी। डीसिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगा मतलब क्या, एनएमआर सिग्नल कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड पर। ये ध्यान में रखना। तो कार्बोनिल कंपाउंड में प्रोटॉन कैसे होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में प्रोटॉन डीसिल्डेड प्रोटॉन होते हैं। कैसे प्रोटॉन है ये, डीसिल्डेड प्रोटॉन है। क्लियर हो गई बात, इतना आसानी से मैंने समझा दिया कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। ये बातें आप नोट करके रखना भाई। क्लियर। अब देखो यहां डेल्टा वैल्यू, एक पॉइंट नया नोट कराता हूं मैं। क्लियर, क्या नोट करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हमने क्या कहा है, एल्डिहाइड के लिए प्रोटॉन कैसे होते हैं, डीसिल्डेड होते हैं तथा डेल्टा वैल्यू ज्यादा होती है, कितनी, 9 से 10 ppm हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9 से 10 ppm हो जाती है। क्लियर। अब यहां पर देखो बेंजीन में कितना था, बेंजीन में तो बहुत कम था, मतलब बेंजीन में था 6.8 से 7.8। ये देख रखना, ये कार्बन, इस कार्बन का संकरण जानते हो क्या, इस कार्बन का संकरण है sp2। कौन सा संकरण है, sp2 है इसका। क्लियर हो गई बात। तो देखो 9 से 10 ppm आ रही है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है वो समझो कि डेल्टा वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों आ रही है। क्लियर। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्डिहाइड में डेल्टा वैल्यू इतनी अधिक क्यों होती है, क्यों होती है। तो पहला कारण तो क्या दोगे, बोलो क्या दोगे, पहला कारण देंगे डीसिल्डिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यही दोगे ना भाई, डीसिल्डेड कौन कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो पहला कारण दे देंगे डीसिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रोटॉन की डीसिल्डिंग होती है। क्लियर। दूसरा कारण क्या दोगे, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बात। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, अतः यह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप जैसा होता है। और आप जानते हो क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप क्या कराते हैं, डीसिल्डिंग कराते हैं। तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड में डेल्टा वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों आती है। दो कारण है, पहला तो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उस प्रोटॉन की क्या कर देता है, डीसिल्डिंग कर देता है। डीसिल्डिंग कर देंगे तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। क्लियर बात। दूसरा कारण क्या है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जहां विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ना वहां पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन की घनत्व कमी हो जाएगी। मैंने पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो गई तो फिर क्या होगा, डीसिल्डिंग होगी। डीसिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बात। तो ये बात ध्यान रखना, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। क्लियर। तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड के लिए प्रोटॉन कैसे होते हैं, डीसिल्डेड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इन प्रोटोनों के लिए ऊपर की ओर जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, H0 भी ऊपर की ओर जाता है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम आ गई। तो फिर क्या होगा, ये प्रोटोनों का, इन प्रोटोनों को और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, तो प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। प्रोटॉन डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, डीसिल्डिंग हो जाएगी। क्लियर। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो ये कंडीशन थी आपके लिए, हटा दूं भाई। तो ये एग्जांपल आपके कंप्लीट हो गए। कौन कौन से, एथीन,
एसिटिलीन, एरोमेटिक में बेंजीन, एंटी एरोमेटिक और कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है, चीजों को ध्यान में रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा जब वीडियो देखें आप। क्लियर? बड़ी तसल्ली के साथ वीडियो देखें, टाइम निकाल करके, आपको सब चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, अब देखो क्या कंडीशन है, उस चीज को समझना भाई। ये मेरे पास एथीन था, क्या था? एथीन। एथीन कैसा कंपाउंड है? एलिफेटिक कंपाउंड है। एथीन में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2 होता है। क्लियर? दूसरा आ जाओ, मेरे पास क्या था? बेंजीन। क्या था? बेंजीन। बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन में कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp2 होता है। बोलो कैसा होता है? sp2 होता है। और एक है मेरे पास एल्डिहाइड। क्या है भाई? एल्डिहाइड है। क्लियर? ये भी कैसा होता है? एलिफेटिक होता है। क्लियर? कार्बन का संकरण क्या है? sp2 है। सभी में कार्बन का संकरण कैसा है? sp2 हो रहा है। क्लियर हो गई बात? कैसा है? sp2 होता है। क्लियर? अब देखो, इसके लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है? 4.6 से 5.8 ppm। क्लियर? बेंजीन, बेंजीन के लिए बोलो डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है? 6.8 से 7.8 ppm, यही आती है भाई। और अगर इसके लिए देखूं तो अभी मैंने बताया कितनी? 9 से 10 ppm। क्लियर? तो ध्यान में रखना, भले ही sp2 है लेकिन यहां पर कंडीशन अलग अलग है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बता दिया है आपको। क्लियर? ध्यान में रखना इन सभी बातों को। मैंने पहले पढ़ा दिया, एथीन भी पढ़ा दिया। क्लियर? बेंजीन भी पढ़ा दिया। एथीन में भी क्या हुई थी? बोलो, डीसिल्डिंग हुई थी। बेंजीन में भी डीसिल्डिंग हुई थी और यहां पर भी डीसिल्डिंग हो रही है। तो तीनों में ही प्रोटॉन की क्या होती है? डीसिल्डिंग होती है। तीनों में ही प्रोटॉन की क्या होती है? डीसिल्डिंग होती है। क्लियर? ध्यान में रखना। क्लियर? और जो एसिटिलीन है, क्लियर? एसिटिलीन में कार्बन का संकरण कैसा होता है? sp होता है। क्लियर? यहाँ डेल्टा की वैल्यू बोलो कितनी बताई थी? एसिटिलीन के लिए डेल्टा की वैल्यू बताई थी हमने, कितनी बताई थी? 2 से 3.5। कितनी? 2 से 3.5 ppm। और एसिटिलीन में प्रोटॉन की क्या होती है? बोलो, सिल्डिंग होती है। क्लियर? और प्रोटॉन की क्या होती है? सिल्डिंग होती है। इसलिए यहाँ डेल्टा वैल्यू कम है। यहाँ क्या होती है? डीसिल्डिंग। यहाँ डेल्टा वैल्यू ज्यादा है। ध्यान में रखना, मैंने बताया था क्या कि प्रोटॉन की डीसिल्डिंग भी होती है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट याद रखना। ठीक है? मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको। क्लियर? ये सारी चीजें आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? अब देखो भाई, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं और क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया गया है, आप बोर्ड पर देखना, अब क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। ये तो हो गई थ्योरी वाला पार्ट। अब क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है समझो। क्वेश्चन दिया है, ये कंडीशन है मेरे पास, ये बेंजीन और एक ये 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और मुझसे पूछा है डेल्टा का सही ऑर्डर क्या होगा। क्लियर? ये मेरे से पूछा गया है। अब देखो मैं बड़ी आसानी से समझा देता हूं। 2 2 4 और 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में कितने होते हैं आप जानते हो ना सब? 2 2 4 2 6।
6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो यहाँ भी कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब देखो बड़ी आसानी से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझते जाना, मुझे डेल्टा का ऑर्डर बताना है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम पर हैं। क्लियर। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन एटम पर हैं और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन 7 कार्बन एटम पर वितरित हैं। क्लियर। अब देखो 6 कितने पर है, 5 पर, तो यहां ज्यादा मिलेगा। क्लियर। तो यहां प्रत्येक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। क्लियर। यहां 6 पर 6 है और यहां 6 इलेक्ट्रॉन कितने पर हैं, 7 पर हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन 7 पर हैं, तो यहां क्या कहेंगे, प्रत्येक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर कम हो गया तो फिर क्या क्या होने लगता है, आप सब जानते हो, इन बातों को मैंने पढ़ा दिया है भाई आपको। क्लियर। या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई तो मैंने बताया था डी समानुपाती डी समानुपाती डी समानुपाती। क्लियर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बोलो, यहां डी शिल्डिंग होगी। क्या होगी, डी शिल्डिंग होगी। डी शिल्डिंग होगी तो यहां क्या होगा, डाउन फील्ड होगा। डाउन फील्ड होगा तो डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर। और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो यहां पर क्या होगी, शिल्डिंग होगी। शिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू किसमें होगा, इसमें, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ले लो एक स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको भी समझ लो आप साथ के साथ में। बड़ी आसानी से समझने वाले टॉपिक हैं, जब सारे वीडियो देखोगे ना तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है, मेरे पास है sp3 कार्बन। बोलो क्या है, इधर देखो एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन करा रहा हूं। sp3 कार्बन के लिए डेल्टा की वैल्यू 0.9 से 1.05 ppm होती है। क्लियर। ये हम जानते हैं, ये जानते हैं कि sp3 कार्बन के लिए डेल्टा की वैल्यू इतनी होती है। क्लियर। अब देखो RCH2H RCHRH और RCRRH। क्लियर। देखो ये है 1 डिग्री का हाइड्रोजन, ये है 2 डिग्री का हाइड्रोजन और ये है 3 डिग्री का हाइड्रोजन। क्लियर। आ रही बात समझ में। इसके लिए डेल्टा की वैल्यू है 0.9 ppm। कितनी है, 0.9 ppm। इसके लिए कितनी, 1.0 ppm और इसके लिए कितनी है, 1.05 ppm। क्लियर। अब देखो कंडीशन क्या है, सुनो, यहां एक एल्किल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल। ये भी क्या है, एल्किल, और ये क्या है, एल्किल। क्लियर। अब देखो चूंकि एल्किल ग्रुप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। होते हैं कि नहीं होते भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब प्लस आई वाले। क्लियर। तो एल्किल ग्रुप प्लस आई वाले होते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की उपस्थिति से, एल्किल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की उपस्थिति से क्या होती है, उपस्थिति से शिल्डिंग होती है, अतः डेल्टा कम होता है
होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, क्लियर, कि एल्किल ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई वाला, और प्लस आई वाले तो क्या करते हैं, प्रोटॉन की शिल्डिंग करते हैं, तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ एक एल्किल है, यहाँ दो एल्किल है, और यहाँ तो तीन एल्किल है, तो सबसे ज्यादा एल्किल यहाँ है, सबसे ज्यादा एल्किल यहाँ है। क्लियर हो रही है बात? तो तीन तीन एल्किल है, फिर तो यहां तो शिल्डिंग होनी चाहिए और यहां तो डेल्टा कम होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए ना भाई। इसके अनुसार तो देखो, इसके अनुसार तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए डेल्टा कम आना चाहिए, जबकि ज्यादा आता है। ये याद रखना, क्लियर, कि या तो तीन तीन एल्किल समूह है और एल्किल समूह तो क्या करते हैं, शिल्डिंग करते हैं, तो डेल्टा क्या होगा, कम होगा। फिर तो इसके लिए डेल्टा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। इसके अनुसार तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए डेल्टा कम आना चाहिए, जबकि आता क्या है, सबसे ज्यादा आता है इस कंडीशन में। क्लियर, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, क्लियर, ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण समझो। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर, अब देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है उस चीज को समझना। हटा दो इसको। अब चीजों को समझो। देखो यहां क्या हो रहा है, देखना इस कंडीशन पर, देखना आप चीजों को समझना। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1, ये इनकी विद्युत ऋणता होती है। क्या होती है, विद्युत ऋणता। क्लियर, ठीक है। अब मैं रीजन समझा रहा हूं, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, यहां हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा रहा हूं, एल्किल समूह लगा रहा हूं। क्लियर, तो यहां क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब कार्बन जोड़ा है, हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह जोड़ा है। चूंकि कार्बन की विद्युत ऋणता, कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, अतः हमने कम विद्युत ऋणी हाइड्रोजन के स्थान पर अधिक वैद्युत ऋणी कार्बन को जोड़ा है। क्लियर, क्या किया है हमने, बोलो क्या किया है, कम वैद्युत ऋणी हाइड्रोजन के स्थान पर अधिक वैद्युत ऋणी कार्बन को जोड़ा है। क्लियर, तो हमने क्या किया एक्चुअली में, En बढ़ा दी। तो चूंकि En बड़ी है, और अगर En बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेल्टा वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर, तो ध्यान में रखना कि हमने हाइड्रोजन को हटाया, एल्किल लगाया, हाइड्रोजन को हटाया, एल्किल लगाया, तो हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल, एल्किल का मतलब मैथिल, एथिल यानी कार्बन जोड़ा है। कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो बेसिकली हमने किया क्या है, कम विद्युत ऋणी हाइड्रोजन को हटा दिया और उसके स्थान पर अधिक विद्युत ऋणता वाले कार्बन को जोड़ दिया। तो हमने क्या किया, En बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्या घनत्व कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई, वही आ गया D समानुपाती D समानुपाती D समानुपाती D। क्लियर, और डेल्टा बढ़ जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा डेल्टा है। क्लियर, इसलिए ध्यान में रखना इस कंडीशन को जो मैंने यहाँ पर बता दी। आई बात समझ में? तो ये था भाई आपका पूरा शिल्डिंग और डीशिल्डिंग वाला पार्ट। आई बात समझ में? ध्यान में रखना क्या, कि जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो फिर वहां पर प्रोटॉन की डीशिल्डिंग होगी, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो वहां पर प्रोटॉन की शिल्डिंग होगी। जब जब शिल्डिंग होगी डेल्टा वैल्यू कम होगा, अप फील्ड पर जाएगा, जब जब डीशिल्डिंग होगी डेल्टा वैल्यू बढ़ेगा, डाउन फील्ड पर जाएगा। माइनस आई
और -m है तो फिर वहां पर क्या देखने को मिलेगी हमें, बोलो, वहां पर हमें डीशिल्डिंग देखने को मिलेगी, और प्लस है तो हमें क्या देखने को मिलेगी, शील्डिंग देखने को मिलेगी। क्लियर, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कोशिश करना कि शील्डिंग और डीशील्डिंग वाले जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने डाले हैं, बनाए हैं आपके लिए, उसकी थ्योरी बोर्ड पर से ही लिखना। क्लियर, क्योंकि मैंने सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी है, आप कॉपी में ऐसे ही लिखना। क्लियर, सारी चीजें मैंने लिखी है बोर्ड पर, आप भी वैसे ही लिखना, क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है। आई बात समझ में? फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां और बातें करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।